हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहद खास टॉपिक, टेंस क्यों सीखें, वाई शुड वी लर्न द टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, तो टेंस हम क्यों सीखते हैं? तो टेंस सीखने ज़रूरी है क्या टेंस के बगैर हमारा इंग्लिश का काम नहीं चल सकता? तो आइए इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टेंस क्यों सीखें। टेंस क्यों सीखें? तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है हमारा वो क्या है कि टेंस है जो बेस ऑफ इंग्लिश, बेस ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का आधार है टेंस। तो इंग्लिश का आधार है, तो इसके बगैर हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? तो इसलिए टेंस मस्ट है। अगर टेंस नहीं आएगा तो इंग्लिश भी नहीं सीख सकते। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ हो, टेंस नहीं कोई और चीज़ ले लीजिए, कोई घर का कार्य ले लीजिए, कोई खेत का कार्य ले लीजिए, चाहे पढ़ाई की बात हो चाहे दूसरे कार्य की बात हो, जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक आप किसी चीज़ को सीख नहीं सकते। तो उत्सुकता, इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, हंगर इज़ द बेस्ट सोर्स, कि भूख बड़ी बात होती है। भूख सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्वाद है, कि जब तक आपको भूख नहीं होगी तब तक खाना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। जब तक आपको इंग्लिश सीखने की भूख नहीं होगी तब तक आप टेंस भी नहीं सीख सकते। तो टेंस, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो टेंस मस्ट है। टेंस किसी भी भाषा का आधार है। टेंस बहुत ज़रूरी है। तो टेंस से हम क्या सीखेंगे? तो टेंस से हमें पता चलता है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, कि हम सब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएं, वर्ब को कहाँ पे लेके आएं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, वर्ब कहाँ लगानी है, वर्ब के पीछे एस कब लगाना है, वर्ब के पीछे ING हमें कब जोड़ना है, ये सब चीज़ें कौन सिखाएगा? ये टेंस सिखाता है। तो इसलिए हमें टेंस सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? तो इसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं, बैकबोन ऑफ इंग्लिश। तो बैकबोन का मतलब है रीढ़ की हड्डी, यानी ये इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे कि जैसे एक जीव होता है, उस जीव के स्ट्रक्चर को देखिए। हम भी एक जीव हैं कि हमारा सारा का सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रीढ़ की हड्डी पे खड़ा है। कि यदि रीढ़ की हड्डी किसी भी जीव से हम निकाल दें तो स्ट्रक्चर ढह जाएगा, स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो इसी प्रकार यदि इंग्लिश से हम टेंस को निकाल दें तो टेंस के बगैर इंग्लिश खड़ी ही नहीं हो सकती, टेंस के बगैर इंग्लिश अपना विकास कर ही नहीं सकती। तो यदि हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, यदि हमें इंग्लिश को मजबूत करना है, तो यहीं से स्टार्टिंग होगी। तो इसलिए हम टेंस को इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्लियर? तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश हमें, टेंस हमें स्ट्रक्चर सिखाती है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा, कि सेंटेंस का ढांचा क्या है। इंग्लिश हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कहाँ आएगा, इंग्लिश हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है कहाँ आएगा, वर्ब के बारे में बताती है कि वर्ब कहाँ पे आती है, उसके बाद SEIS कहाँ पे लगते हैं, या ING हम कहाँ पे जोड़ें। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो वो कौन बताएगा हमें? वो हमें टेंस बताता है
जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, वह पुस्तक पढ़ता है। मान लो हमने ये सेंटेंस बोल दिया, तो अब क्या है, जैसे मैं ये लिखूं ही, उसके बाद आ गया पुस्तक है, ही बुक है, उसके बाद आ गया पढ़ता, रीड, तो ये लिख दिया ही बुक रीड। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने तो देख लिया कि ही की वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, पुस्तक की इंग्लिश होती है बुक, और पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, ही बुक रीड। ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं है, स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। तो टेंस हमें बताएगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब लगानी है, उसके बाद हमें देखना है कि ये कौन से टाइम को सिग्निफाई कर रहा है, कौन से टाइम की ओर रेफर करता है, तो प्रेजेंट टाइम की ओर रेफर करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बेस फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ एस भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे बुक है, और अब देखना पड़ेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो यहाँ ए लगाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, ही रीड्स ए बुक। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों? क्योंकि ये हमने स्ट्रक्चर के अनुसार लिख दिया। तो जब तक हमें टेंस नहीं आएंगे तो तब तक हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा कि हम सब्जेक्ट कहाँ लगाएं, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाएं, वर्ब कहाँ लगाएं। तो इसलिए इसको हम इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? अब आप देखोगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो बेहद बड़ा पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश है जो आज हमारी शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम, कि जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, नर्सरी से ही इंग्लिश शुरू हो जाती है, नर्सरी से ही इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है वो इंग्लिश है। तो जब तक घर में पेरेंट्स या उसके बड़े भाई बहन को इंग्लिश नहीं आएगी, तब तक वो अपने किड्स की, अपने वर्ड्स की सही प्रकार से केयर नहीं कर सकते। क्योंकि आज नर्सरी से लेकर अपर लेवल की क्लासेस में मीडियम है जो इंस्ट्रक्शन का वो इंग्लिश है। तो इसलिए इसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कंपल्सरी, कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो अब कहाँ बचेंगे हम इससे, बताओ? ये सभी को पता है कि इंग्लिश क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कि जब तक हम इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं करते तब तक हमें पास आउट की डीएमसी नहीं इशू की जाती, सभी को पता है। तो उसमें रीअपीयर आता है। तो अगर ये चीज़ मस्ट है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी तो स्टार्टिंग कहाँ से करें? 10 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए 10 सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है अपर लेवल तक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इंग्लिश है ना जो वो हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा है। कि जितनी भी साइंस की इन्वेंशन होती हैं, जितनी भी विज्ञान की खोजें होती हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम नई नई इन्वेंशन देख रहे हैं, नई नई खोजें देख रहे हैं, उन सब का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सारा का सारा किस में है? इंग्लिश में है। तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। और इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10 सीखनी पड़ेगी। तो इट इज़ मस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो क्या है? लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। इंडस्ट्री लगा सकते हैं यहाँ पे,
यानी लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि ये व्यापार और उद्योगों की लैंग्वेज है। कि जब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते तब तक आप कोई बिजनेस या ट्रेड नहीं कर सकते। जब तक आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो चाहे आपको विदेशों में या अपने घर पे कोई जॉब चाहिए, कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है, आपको इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये हमारे सामने बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में नए नए आयाम खोलती है, नए नए क्षेत्र खोलती है। तो इस प्रकार इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, चाहे हम घर पे काम कर रहे हों, चाहे हम विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज ऑफ लिंक या लिंक लैंग्वेज कह सकते हैं इसको हम। लिंक लैंग्वेज यानी संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा का मतलब क्या है कि हम भाषा के माध्यम से वी कैन एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू वन अनदर, कि हम एक दूसरे के आगे हमारी फीलिंग्स को और हमारे थॉट्स को इसी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब बात करें कि भाई थॉट्स तो हम अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें संपर्क किसके साथ बनाना है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया को छोड़ के साउथ इंडिया में आप चले जाओ, तो वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ यदि लिंक करना चाहते हैं तो या तो उनके साथ में उन्हीं की भाषा में लिंक करना पड़ेगा, तमिलनाडु में तमिल में, कर्नाटक में कन्नड़, तो इस तरह से इन भाषाओं में आप लिंक कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में आपने लिंक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोगों से जोड़ने का एक माध्यम है कि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती तब तक आप अपने ही देश में, नॉर्थ का बंदा यदि साउथ में चला जाए तो वहाँ पे वो अकेला पड़ जाता है यदि उसको इंग्लिश नहीं आती तो इसलिए लोगों से लिंक करने के लिए, लोगों से संपर्क जोड़ने के लिए, अपने विचार और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको हम लिंक लैंग्वेज कहते हैं। ये हमें भाषा है जो हमें आउटर वर्ल्ड से जोड़ती है, कि हमें संपर्क ये तो है नहीं कि इंडिया में ही रखने हैं, तो हमें बाहर के संसार से भी संपर्क रखने हैं। तो किस भाषा में संपर्क रख सकते हैं, तो वो इंग्लिश ही है। तो इसलिए इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश के लिए टेंस ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का भंडार है, कि इंग्लिश है जो वो ज्ञान का भंडार है। तो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश के पास एक ग्रेट लिटरेचर है। इंग्लिश का जो साहित्य है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी महान है। क्यों आप कहेंगे हम हिंदी का भी है महान, तो लेकिन हिंदी के अंदर जैसे कुछ ही देशों में हिंदी बोली जाती है, तो इसके लेखक और कवियों की जो संख्या है वो इंग्लिश के मुकाबले कम है। इंग्लिश है जो वो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो इसलिए इसका लिटरेचर है जो वो काफ़ी बड़ा है। तो बड़ा है तो लिटरेचर बड़ा है तो क्या होगा, देयर आर ए ग्रेट नंबर ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स, कि बहुत संख्या में लेखक और कवि हैं। तो वो हमारे सामने जो एडवांस वेस्टर्न कंट्री हैं, जो विकसित पश्चिम के देश हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनका जितना भी कल्चर है, जितनी भी वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में उनकी रचनाओं में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से उस नॉलेज का इस्तेमाल हम अपने देश में भी कर सकते हैं। तो काफ़ी नॉलेज हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे
कि जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए हैं, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि। तो गीतांजलि इतनी फेमस नहीं होती यदि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया गया होता, यदि उसकी जो प्रेफिस है वो इंग्लिश में न लिखी गई होती। तो इंग्लिश के कारण ही गीतांजलि को इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी। तो इंग्लिश भाषा के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी ने जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में दुनिया को अवगत करवाया था। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि इंग्लिश की नॉलेज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और वो नॉलेज फिर हमें कहाँ से आ सकती है, वो नॉलेज हमें 10th से ही आ सकती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखें? क्या आप चाहते हैं कि हम केवल हिंदी तक सीमित रहें? क्या आप चाहते हैं कि केवल हम हरियाणवी तक सीमित रहें, या तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तक सीमित रहें? क्या आप चाहते हैं कि हम केवल पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती तक सीमित रहें? तो क्या आप चाहते हैं कि हम केवल कश्मीरी तक सीमित रहें? नहीं, इस दायरे से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि हमें अपने देश में नहीं, बाहर की अब्रोड कंट्री में भी हमें जाना है, दूसरे लोगों के साथ भी हमें संपर्क करना है, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो यहाँ पे हम अकेले अकेले नहीं रह सकते, तो हमें काफ़ी चीज़ों का आदान प्रदान करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारा इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको 350 मिलियन पीपल, यानी लगभग 350 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। तो इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में बोली जाती है, और लगभग 350 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। तो कितना बड़ा दायरा है इस लैंग्वेज का। तो हम भी इस दायरे में शामिल हो सकते हैं, और 350 मिलियन लोग हैं जो इनके टच में हम इसी प्रकार से आ सकते हैं कि दुनिया के देशों के साथ टच में हम इसी प्रकार से आ सकते हैं कि हम इंग्लिश में यदि निपुण हैं, इंग्लिश में यदि हम परफेक्ट हैं तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो टेंस क्यों सीखें इस मुद्दे पे। तो ये इम्पोर्टेंस बताए हैं कि इन इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यदि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागी है, यदि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इतनी इम्पोर्टेंट भाषा, इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज को हम बिना सीखे कैसे छोड़ें। तो इसलिए तो टेंस की ओर आना ही पड़ेगा। तो इट इज़ enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about tenses. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.